गाइस, नए स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए चैप्टर 10वां लेके आया हूँ, उपनिवेशवाद और देहात। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान देना। आधे से पौन घंटे तक मेरे वीडियो बने रहना और स्किप मत करना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिसिंग ना हो, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, ठीक है? ध्यान देना। करें, स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना? देखो मैं ऐसे नहीं बताता, तुक्के में नहीं बताता, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ठीक है? ध्यान दो। क्वेश्चन है इस्तमरारी बंदोबस्त। अच्छा मैं पहले से थोड़ा बता दूं क्या बताता हूं, उपनिवेशवाद और देहात। इसमें ना तुम्हें देहात के लोग, देहात मतलब ना जाओ, इसमें जमींदार किसान एक दूसरे के कैसे अत्याचार करते थे, ठीक है? जोतदारों का कैसे उदय हुआ, जमींदार कैसे ताकतवर हस्ती बनी, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? पहाड़िया लोग, संथाली लोग, इन सब के बारे में जिक्र होगा। समझ में आ गया? तो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बताऊंगा, ध्यान देते रहना, बने रहना। देखो क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था तथा कब लागू हुई। 2 नंबर का क्वेश्चन देना है, ठीक है? कितना नंबर का? 2 नंबर का। 1 नंबर का अलग करके क्वेश्चन पूछता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कब हुई, ठीक है? अब देखो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करो। इस्तमरारी बंदोबस्त समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना क्या करा था, जब देखा कि समय समय पर है ना निश्चित कर टैक्स समय पर नहीं आ पा रहा है, जमींदारियों द्वारा, जो जमींदार थे उनके द्वारा निश्चित समय समय पर ये मतलब अदा नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल निकाला, एक कानून जो 1793 में लागू हुआ, इस्तमरारी बंदोबस्त। इसके तहत पता क्या किया गया, राजस्व की राशि निश्चित कर दिया गया। राजस्व राशि मतलब भाई एक लिमिट तय कर दिया कि इतना सभी जमींदारों को देना ही देना है। राजस्व, राजस्व मतलब राज्य के पास आने वाला कर, ठीक है? राशि मतलब पैसा निश्चित कर दिया, इतना देना ही देना है, जो हर जमींदार को समय पर अदा करना पड़ता था, मतलब पे करना पड़ता था, देना पड़ता था। समझ में आ गया? और जो जमींदार समय पर अदा नहीं कर पाता था ना निश्चित राशि, मतलब जो पैसा नहीं दे पाता था समय पर, उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। समझ में आ गया? राजस्व वसूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उसकी संपदाएं नीलाम कर देती थी, मतलब उसका जमींदारी का पद छीन लिया जाता था, और जो भी उसको दिया गया था, समझ में आ गया, ये सब छीन लिया गया था। क्लियर है? एक उदाहरण इसका देखने को मिलता है, वो हमारा बर्दवान का राजा, बर्दवान का राजा पड़ा होगा, इसका उदाहरण देखने को मिलता है। इसके साथ बहुत ज्यादा मतलब कर बढ़ गया था, निश्चित कर जो अदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी नीलामी, इसकी जमींदारी नीलाम कर दी गई, ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन देखा है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण किस प्रकार बनाए रखते थे। हाथों में घुमा के क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा अभ्यास का क्वेश्चन है। देखो हाथों में घुमा के क्वेश्चन क्या था, सिंपल भाषा में, जमींदार अपनी जमीन को नीलामी होने से कैसे बचाते थे। जमींदार अपनी जमीन को नीलामी होने से, मतलब दूसरे के हाथों में बेच देने से कैसे बचाते थे। देखो क्वेश्चन समझना। पहला, जमींदार क्या करते थे, जमींदार घर की महिलाओं के नाम पर कर देते थे अपनी अपनी जमीनें, ठीक है? जिसकी वजह से इसकी जमीन छीनने से बच जाती थी, इसकी जमींदारी प्रथा बच जाती थी। कैसे? ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था कि महिलाओं के नाम पर जो भी संपत्ति है, जो भी संपदा है, वो नहीं ली जाएगी। तो बस भाई नहीं ली जाएगी, मतलब महिलाओं के नाम पर नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे तेजी दिखाया, क्या तेजी दिखाया भाई, जमींदारों ने अपने घर की महिलाओं के नाम पर कर दिया, इससे क्या वो बच गया, क्योंकि रूल क्या था, महिलाओं के नाम पर जो भी जमीनों को नहीं ली जाएगी। और भाई मजा आ गया फिर तो, है ना? इस तरीके से बच गया, ये भी तेजी दिखाने लग गए। फिर दूसरा क्या किया, हम फर्जी बिक्री करवाते, ज्यादा फर्जी बिक्री करवाते थे, क्योंकि जमींदार लोगों ने ना अपने एजेंट को भेज दिया था, जहाँ पे नीलाम होती थी वहां पे भेज देते थे अपने एजेंट, नौकर चाकर को अपने एजेंट को भेज देते थे, और फर्जी बिक्री करवा देता था, मतलब हेरा फेरी वाला काम, और 90% नीलामी वहां पे फर्जी होती थी। इस तरीके से भी बच गया, डुप्लीकेट वगैरह करके। अच्छा तीसरा कार्य क्या किया बचाने के लिए, भाई जानबूझकर उसने ना, ये जमींदार जानबूझकर अपने एजेंटों से, इनके एजेंट ही होते थे नीलामी लगाने वाले, ऊंची बोली लगवाते थे उनसे,
ताकि कोई खरीद ना पाए। इस तरीके से बच गया भाई, है ना। अब कोई खरीदेगा नहीं तो भाई जिसकी है उसी की बनी रहेगी, है ना। देखो कितना तेजी दिखाया है लोगों ने। अगला काम क्या किया, कोई भी जमींदार अगर मान लो गलती से भी कोई भी किसी ने खरीद लिया तो उसे लठ मार के भगा देते थे। लठ मार देते भगा देते थे उसको, चल भाग यहाँ से, हमारा पुराना जमींदार ही रहेगा। समझ में आ गया, ये कार्य करते थे तो इस तरीके से बच गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़े, कर लो इसको फिर दोस्तों। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5वीं रिपोर्ट क्या है, ठीक है। और 5वीं रिपोर्ट 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, ठीक है। देखो 5वीं जो रिपोर्ट थी ना वो 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट में। अब इसमें था क्या भाई, इसके अंदर ना भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी बंगाल में, उसके प्रशासन मतलब शासन कैसे चलाते हैं और क्रियाकलाप सारे कामों का विषय की जानकारी इसमें मिलती है। समझ में आ गया, ये लिखा गया था। साथ ही इसमें अब देखो इसमें ना कुल 1002 पृष्ठ थे, मतलब 1002 पेज संख्या, पेजों की संख्या, पृष्ठ की संख्या 1002 थी। और क्या था, 800 से अधिक पेजों पर, पृष्ठों पर क्या था, जमींदारों और रैयतों, जमींदार और रैयत, रैयत मतलब किसान, ठीक है, इनकी अर्जियां शामिल थी। अर्जियां मतलब अपील, है ना। इनकी शिकायतें दर्ज थी 800 से अधिक पेजों पर, सोचो। और भिन्न भिन्न जिला कलेक्टरों का रिपोर्ट और राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणी थी। बस खत्म। समझ में आ गया भाई। 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश हुई और इसमें क्या क्या था, इसमें 1002 पृष्ठ शामिल थे, 800 से अधिक पृष्ठों पर रैयत और जमींदार की लड़ाई झगड़ा विवाद का केंद्र था, ठीक है। ये हो जाएगा, बन जाएगा ना, इजी है ना, बस है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना भाई, ठीक है। देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राजस्व, राजस्व मतलब राज्य के पास आने वाला टैक्स, ठीक है। राजस्व के राशि, राजस्व राशि के भुगतान में, भुगतान मतलब देने में जमींदार क्यों चूक करते थे, ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखो भाई जमींदार क्यों नहीं दे पा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व समय पर, है ना, उसके पीछे कारण क्या है। तो देखो मैंने हेडिंग लिख दिया है, ये 4 हेडिंग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से लीड लगा के कॉपी पेन लिख के साथ साथ लिख के चलना, नोट करते चलना, ठीक है। देखो पहला कहता प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। शुरुआती समय में जमींदारों ने किसानों पर क्या किया, बहुत ऊंची मांग रख दी, है ना। कि इसके अंतर्गत जमींदारों ने किसानों के ऊपर बड़ी मांग रख दी। जमींदारों ने सोचा कि अगर हम शुरुआत में ही अगर मांग ऊंची रख दें, है ना, शुरुआत में ही अगर हम ऊंची डिमांड करें, ऊंचा कर बढ़ा दें, तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में फसल में भी वृद्धि होगी, किसान खेती करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे और उपज में वृद्धि होगी। किसान ने ऐसा सोचा था, ठीक है। और ये भी सोच रहे थे जमींदार कि भाई इस तरह से मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं बढ़ा दूँ तो इससे किसान ज़्यादा काम करेंगे अपने खेतों में, उपज बढ़ेगी, कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि भाई जैसे जैसे तुम्हारे खेतों में वृद्धि होगी, उपज में वृद्धि होगी, वैसे वैसे हम कर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जमींदार ने यहाँ पे पहले सोचा कि क्यों ना मैं पहले ही बढ़ा दूँ, ठीक है, इससे कंपनी को भी पता नहीं चलेगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये दिमाग लगाया, ठीक। इस वजह से भी किसान नहीं मिल पाता था, भाई कितना कहाँ से लाएगा उतना किसान। सेकंड क्या है भाई, दूसरी ऊंची मांग थी। प्रारंभिक मांग तो ऊंची थी, सेकंड में और ऊंचा कर दिया, लालच बढ़ गया 1970 के दशक तक, ठीक है। दूसरी ऊंची मांग लागू कर दी। अब यहाँ पे हुआ क्या, किसान दे ही नहीं पा रहे कर समय समय पर। अब यहाँ फंस गया जमींदार, मतलब जिसने गड्ढा खोदा वही गिर गया उस गड्ढे में, है ना। देखो क्या हुआ, जमींदार ने दूसरी ऊंची मांग लागू कर दी, अब किसान दे ही नहीं पा रहे पैसे, अब नहीं दे पा रहे कर, तो यह हुआ क्या भाई, ये फंस गया जमींदार फंस गया। अब वो कहाँ से दे ईस्ट इंडिया कंपनी को कर, अब वो अपने जेब से भर रहा था, इससे उसका बोझ बढ़ गया।
समझ में आ गया, ये हो गया था। अब थर्ड क्या है, राजस्व का असमान होना। राजस्व मतलब जो राजस्व था ना वो असमान था, सब पर बराबर नहीं था। देखो क्या था भाई, जिसका फसल होगा वो भी और जिसका फसल अच्छा होगा नहीं होगा वो भी, दोनों को कर देना ही देना है। इस तरह से असमान हो गया ना भाई। ऐसा करो कि जिसका फसल हो अच्छा उससे कर लो, जिसका नहीं हो चौपट हो जाए उसको और मदद करो, या तो ऐसा करो। लेकिन यहाँ पे क्या था, असमान था। असमान का मतलब है कि जिसका फसल ठीक ठाक हो रहा था उससे भी कर ले रहे थे, और जिसका चौपट हो रहा था उससे भी कर वसूल रहे थे। तो ये था, समझ में आ गया दोस्तों। और यहाँ पे एक सूर्यास्त विधि कानून लगाया था, ठीक है, सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि कानून, इसका मतलब था कि निश्चित तारीख, ठीक है, निश्चित तारीख पे और निश्चित दिन पे, तारीख जिस दिन होती थी और उसी दिन का सूर्यास्त, जब सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त होता है ना, मतलब जब सूर्य छिपता था तब तक, सूर्य छिपने से पहले मतलब सूर्यास्त होने से पहले पहले कर देना पड़ता था समय पर। समझ में आ गया। और जो जमींदार नहीं देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। समझ में आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन अलग करके पूछता है, सूर्यास्त विधि कानून क्या था। तो भाई ऐसी तारीख, जिस दिन तारीख घोषित होती थी उसी दिन के सूर्यास्त के समय से पहले जमींदारों को समय पर जमींदारी चुकानी पड़ती थी। समझ में आ गया। और जो नहीं चुकाते थे उसके साथ क्या होगा, उसकी जमींदारी पर था नीलाम। क्लियर है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। आगे देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त का लागू होना। इसके तहत क्या हुआ भाई, इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू हुई ना तो जमींदार की शक्ति ना सीमित हो गई। क्या सीमित हो गई भाई, जमींदार की शक्ति सिर्फ किसानों से कर वसूलना ही तक रह गया था। बस किसानों तक क्या था, कर वसूलना ही, बस यहीं तक, और ज़्यादा अधिकार के नहीं रहे, वसूलना, कर वसूलना तक ही। ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदारों की शक्ति सीमित हो गई, सिर्फ किसानों से कर वसूलना ही तक ये रह गए। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, मजा आ गया ना। बस नोट कर लो और लिख लो अपनी भाषा में। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा जमींदारों को समय पर कर न देने के पीछे क्या कारण था। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है कि भाई जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को कर क्यों नहीं दे पा रहा समय से, इसके पीछे कारण था। अब बात है किसान, है ना, किसान जमींदार को क्यों नहीं दे पा रहा है। अभी हमने पढ़ा था जमींदार कंपनी को क्यों नहीं दे पा रहा है, ये वाला, ये इसके पीछे कारण था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसमें कि किसान जमींदार को कर समय पर नहीं दे पाता था, उसके कारण क्या थे। ठीक है, देखो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन देता है, ध्यान देना। पहला कहता है बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट आना, कि भाई 1970 के दशक तक आते आते ना हुआ क्या, बंगाल की अर्थव्यवस्था, ये बंगाल में स्थापित थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहीं से सारी व्यवस्था चलती थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था में ना बहुत ज़्यादा संकट आ गया, जिसकी वजह से किसानों को कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। समझ में आ गया। और हुआ क्या, इसी वजह से किसान जमींदारों को कर समय पर नहीं दे पा रहे थे भाई। ठीक है, अब जब किसान नहीं दे पा रहा जमींदार को कर, तो जमींदार कहाँ दे पाएगा कंपनी को। समझ में आया, क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या है, बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों में अकाल पड़ गया था भाई। अब अकाल पड़ने से पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया, फसल के पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट आया। अब किसान जो साल भर की मेहनत होती है उनकी फसलों की, है ना, हम तो तुरंत खाना वेस्ट कर देते हैं, नहीं खाना ये वो, लेकिन जो उस खाने के लिए कोई किसान साल भर मेहनत करता है। समझ में आ गया। अब किसान साल भर मेहनत करे, उसका फल उसको ना मिले तो कैसा लगेगा। सोचो आपने पूरी पढ़ाई की पूरे साल की, है ना, और भगवान ना करे कोई रह जाए तो सोचो क्या बीतती है। तो वैसे किसान भी सोचो क्या, पूरे साल जब मेहनत करता है और उसका फ़ायदा ना हो, बदले में आत्महत्या करना पड़े, तो सोचो क्या गुजरती होगी उस पर। तो देखो जब बंगाल में अधिकतर क्षेत्रों में अकाल पड़ गया, पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट आई हुई। अकाल कैसे पड़ेगा, अकाल का मतलब है वहाँ पे एक तरह से जलवायु परिवर्तन हो जाना, सूखा पड़ जाना, है ना। समझ में आ गया। तो ये जब होने लगा तो हुआ क्या, खेती की पैदावार में गिरावट आ रही थी। अब खेती में जब फसल नहीं उगेंगे तो किसान पैसा कहाँ से लाएंगे,
किसान जब फसल जब अच्छी होती है तो किसान तभी तो बेच के पैसा लाते हैं, कमाते हैं। समझ में आ गया? अब पैदावार में गिरावट आ गई तो वो पैसा कहाँ से देगा? अब किसान जमींदार को पैसा नहीं देगा तो जमींदार कहाँ से देगा? कंपनी वालों को। फंस रहे हैं ना फिर? समझ में आ गया? अगला है, कृषि में जमींदार और राज्य इन दोनों के द्वारा ना कोई सहयोग या प्रोत्साहन नहीं मिलता था किसानों को कि हाँ भाई तुम्हारा फसल चौपट हो गया तो लो सहयोग कर देते हैं, आर्थिक मदद दे देते हैं, है ना। किसी के द्वारा भी समर्थन नहीं मिलता था। भाई सपोर्ट तो करो कभी कभी, वो भी नहीं करते थे। अब इसी वजह से ना सहयोग कभी कभार करते थे, ना प्रोत्साहन देते थे किसी चीज़ का बढ़ावा देने के लिए कि मदद लो भाई। अब जब मदद ही नहीं दे रहे तो इस वजह से किसान और जमींदार के बीच हमेशा अनबन रहती थी। किसान हमेशा उसके शोषण से परेशान रहता था, जमींदार के शोषण से, कि खाली पैसा मांगने आ जाता है ना, समय समय पर मदद तो कुछ करता है नहीं, इस तरह से गुस्सा आ जाता है ना। देखो आगे क्या है, कभी कभी धनवान किसान, धनवान मतलब अमीर किसान, जानबूझकर कर देने में देरी करते थे। देखो ज़्यादातर किसानों की समस्या थी, उनका मान सकते कि भाई वो देरी कर रहे मतलब उनका फसल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कभी कभार ना ऐसे भी किसान होते थे, धनवान अमीर किसान, जिनके पास होते भी तो थे पैसे, कर होते थे देने के, कर होते थे उनके पास, लेकिन वो जमींदार को समय पर नहीं देते थे, वो भी देर करते थे ताकि जमींदार परेशान हो, और जमींदार को परेशान करने में इनको मज़ा आता था। समझ में आ गया? क्योंकि जमींदार को भी ऊपर से सुनना पड़ता था। क्लियर है? तो हमेशा से किसान और जमींदार की कभी बनती नहीं है, ठीक है। गांव के मुखिया जोतदार जमींदार को परेशान देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे और ज़्यादा देरी करते थे कर देने में, ताकि ऊपर से कंपनी वालों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार की जमींदारी प्रथा नीलाम कर दे और किसान इसके शोषण से बच जाए। समझ में आ गया? बढ़ते हैं, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान देना। जोतदारों के उदय होने के पीछे क्या कारण थे? ये क्वेश्चन हमारा है ना। जोतदारों के उदय होने के पीछे क्या कारण थे? इसका घुमा के अथवा में कोई क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थी? ठीक है, समझना। जोतदार का मतलब है बड़े बड़े किसान, है ना। जोतदार का मतलब क्या है? बड़े बड़े किसान, अमीर किसान, ठीक है, ध्यान रखना है, अमीर किसान। अब हुआ क्या, जब बड़े बड़े जमींदारों की जमींदारी प्रथा नीलाम की जा रही थी ना, बेची जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पे उनकी शक्ति हो गई कमज़ोर। अब यहाँ पे रह गए अमीर किसान, धनवान किसान। उन्हीं किसानों का एक जो समूह आगे आया उभर कर, उसी को नाम दिया गया जोतदार। समझ में आ गया? क्लियर है? उन्हीं का उदय हो गया और जमींदार यहाँ पे इनकी ताकत कमज़ोर पड़ गई, शक्ति गिर गई इनकी। क्लियर है? अब देखो इनके उदय होने के पीछे क्या कारण थे, यह एक ताकतवर हस्ती कैसे बनी, एक पावर। समझना, पहला पॉइंट है जमींदारों की स्थिति ना खराब होने लगी थी दिन पर दिन, क्योंकि उनकी जमींदारी प्रथा नीलाम कर दी जा रही थी, समय पर कर तो दे नहीं पा रहे थे वो, इस वजह से स्थिति खराब हो रही थी। और यहाँ पे धनी किसानों के एक समूह आगे उभर कर आए, जिसे क्या नाम दिया गया? जोतदार। जोतदार मतलब समझ में आ गया दोस्तों? धनी किसान, अमीर किसानों का एक समूह, ठीक है, उसे जोतदार कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जोतदार बड़े बड़े एकड़ में फैले क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेते थे। अब भाई आओ, अब कौन आएगा? जमींदार तो गए, अब गरीब किसान तो आगे आएंगे नहीं। अब वहाँ बन गए ये जोतदार, ये बन गया माफिया वहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े एकड़ में फैले बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने में शुरू कर दिया, अपने अंडर में ले लिया। इससे इनकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई। भाई भिड़ो कौन भिड़ेगा? समझ में आ गया? इस वजह से ये उभरते चले गए। आगे क्या किया? जोतदार कई बार ना व्यापारियों, साहूकारों, जो स्थानीय तौर पर होते थे, स्थानीय तौर के व्यापारी और स्थानीय साहूकार, जो साहूकार कौन होते हैं? बड़े बड़े महाजन जो उधार पैसा लेन देन देते हैं, है ना, उन पर हमला बोल के उनके धन भर लूट लेते थे। लो भाई, यहाँ से भी इसकी पावर बढ़ गई। अब समझ में आ गया? सारा धन दौलत उनका लूट लेते थे। नेक्स्ट, जोतदार जमीन का एक बड़ा हिस्सा, अब जोतदार के पास तो बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता था जमीन का, वो क्या करता था? वो खुद खेती नहीं करता था,
जब गरीब था तब तो करता था, लेकिन अब अमीर हो गया, अब थोड़ी करेगा, अब करवाएगा। बड़ा हिस्सा ना बटाईदार को दे देता था। बटाईदार कौन होता है? बटाईदार जिसके साथ हम बटाई लगाते, बंटवारा करते हैं। समझ में आया? जैसे गांव में होता है ना, बकरी को बंटवारा लगा देते हैं, और दो बच्चा जब पैदा होता है तो एक बच्चा उसको और एक बच्चा अपने पास रखते हैं, है ना? ऐसा होता, बटाई लगा देते हैं। जिसके पास टाइम नहीं होता या जो नहीं करना चाहता वो दूसरे को दे देते करने के लिए, उसे बोलते बंटवारे लगाना। ठीक है, आधा वो आधा ये, दोनों में आएगा। तो बटाई देते देते और उनसे खेती करवा कर उपज का हिस्सा भी लेते थे। भाई बैठे बैठे खा रहे हैं। अब समझ में आ गया? नेक्स्ट, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों से अधिक थी। कैसे? भाई जोतदार जो थे ना वो गांव में रहते थे, डायरेक्टली तरीके से किसान पर अपना पकड़ बनाते थे, लेकिन जमींदार शहरों में रहते थे। अब भाई ग्रामीण के किसान अब शहर दूर हैं तो इनडायरेक्टली तरीके से पकड़ उतना बनेगा नहीं शहर से गांव के किसानों के बीच। जमींदार तो कभी कभार आता था, लेकिन जोतदार वहीं उनके गांव में ही रहता था, इससे उसकी पावर बढ़ जाती थी किसानों पर। ठीक है, और एक पावर हस्ती बनती चली गई। नेक्स्ट है, एक ये भी कारण रहा था इसका कि जब जमींदारों की जमींदारी नीलाम होती थी ना, तब ये जोतदार क्या करते थे, खुद ही इनकी जमींदारी को खरीद लेते थे। इससे इसका पावर दुगना हो गया। अब जमींदार भी इसके सामने फेल है, क्योंकि इसकी जमींदारी को खरीद लिया, तो इतना रुपया था इनके पास। समझ में आ गया? तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि जोतदार उदय हुआ, या ग्रामीण बंगाल में बहुत से इलाकों में जोतदार उभर कर सामने आए। जोतदार मतलब क्या बताया? बड़े धनवान किसान, है ना, अमीर किसान। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े? ठीक है, करो फिर इसको। दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है 8 नंबर का। पहले तो 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कुदाल और हल के बीच लड़ाई क्या थी? आपने ये पढ़ा होगा पहाड़िया लोग और संथाली लोगों के बारे में, है ना। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, पहाड़ी लोग और संथाली लोग। ठीक है, उनके बीच जो लड़ाई थी ना, उसी को कुदाल और हल के बीच की लड़ाई कहा जाता है। क्योंकि राजमहल की पहाड़ियाँ जो थी, राजमहल की पहाड़ियों पे ये पहाड़िया लोग बसे हुए थे, और मैदानी इलाकों में कौन बसे थे? संथाली लोग। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास, राजमहल की आसपास पहाड़ियों पर जो कौन पहाड़िया जो लोग बसे थे, वो खेती के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग तो होगा नहीं, हल चलेगा नहीं, कुदाल का प्रयोग करते थे। जबकि दूसरी ओर संथाली लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये मैदानी इलाकों में रहते थे। ठीक है, और ये स्थायी कृषि करते थे, जबकि पहाड़िया लोग अस्थायी कृषि करते थे। समझ में आ गया? उनके इसी लड़ाई को देख, है ना, इसी को देखकर कुदाल और हल के बीच की लड़ाई का नाम दिया गया। समझ में आ गया कि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो पहाड़ी लोग बसे हुए थे अस्थायी कृषि करते थे। अस्थायी मतलब एक जगह फिक्स नहीं था। देखो क्या करते थे पहाड़िया लोग? झूम खेती, कर्तन दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये खेती में क्या करते हैं? छोटे जंगल क्षेत्र को जला देते हैं, और जली हुई क्या करती है? परत उर्वरता का काम करती है। जब तक उर्वरता वहाँ पे रहती है तब तक वहाँ पे ये लोग खेती करते थे 2-3 साल तक, और फिर उसके बाद जब तक उपजाऊ शक्ति समाप्त होने के बाद अगले क्षेत्र को तैयार करते थे, अगले क्षेत्र को जलाते थे, फिर वहाँ खेती करते थे, फिर अगला क्षेत्र देखते, फिर ऐसे, मतलब अस्थायी, एक जगह फिक्स नहीं। तो पहाड़िया लोग अस्थायी कृषि करते थे और खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि दूसरी ओर संथाली लोग जो थे वो मैदानी क्षेत्रों में रहते थे। अब भाई ये स्थायी कृषि करते थे, मतलब एक ही जगह फिक्स था इनका, और खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। समझ में आ गया? इसी को क्या नाम दिया गया? कुदाल और हल के बीच की लड़ाई। बस खत्म, यहाँ मारा मारी नहीं है। हाँ, समझना, समझ में आ गया? बहुत इजी है। अब आगे और इंटरेस्टिंग आएगा। देखो पहाड़िया लोग और संथाली लोग अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे? ठीक है, मतलब क्या क्या करते थे, इनकी विशेषता बतानी है, अंतर बताना। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर 3 से 4 नंबर में आया तो एक की पूछेगा कि पहाड़िया लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके बताइए, या विशेषता बताइए, या संथाली लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके बताइए। समझ में आ गया? आगे करें। देखो एक तरफ मैंने लिख दिया पहाड़िया लोग, एक तरफ संथाली लोग। इस तरह से ना आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। देखो पहाड़िया लोग ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसे क्षेत्रों में रहते थे,
जबकि संथाली लोग मैदानी इलाकों में निवास करते थे। ठीक है, दूसरा कितना आसान है, इसीलिए तो ऐसे मैंने लिखा है। देखो नोट करते चलना। फिर ये लोग अस्थायी कृषि करते थे, पहाड़ी लोग अभी बताया ऊपर, अस्थायी कृषि मतलब एक जगह फिक्स नहीं था। और ये संथाली लोग स्थायी कृषि करते थे, मतलब एक ही जगह परमानेंट। नेक्स्ट क्या है, ये लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे और ये लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। कितना आसान है, मज़ा आ रहा है ना। आगे देखो, ये लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। ठीक है, और रेशम के कोया, काठ कोयला आदि इकट्ठा करते थे। काठ कोयला जो कोयला बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है, ऐसी लकड़ी, मजबूत लकड़ी। जबकि ये क्या करते थे, खाने के लिए चावल गेहूँ आदि फसल उगाया करते थे। समझ में आ गया। चावल वावल तो इधर उगेगा नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में। अब देखो, ये लोग जंगलों से घनिष्ठ रूप से, मतलब ऐसे जुड़ रहे, घनिष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता, ऐसे जुड़ गए थे, ठीक है, कि इमली के पेड़ के बीच अपनी झोपड़ी बनाकर मस्त रहते थे और आम के पेड़ के छांव के नीचे आराम करते थे, फुल फ्लैट। मज़ा आ गया भाई, है ना। गांव के आम के पेड़ के नीचे देखते हो, गांव जाते हो तो आम के पेड़ के नीचे कितना मज़ा आता है ना, छांव के नीचे सोने में। अब देखो, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक स्थायी घर बनाकर रहते थे भाई। समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है ना। ऐसे मज़ा आएगा तो हर वीडियोस देखो, ठीक है। समझ में आ गया, कितना आसान है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। और आगे इससे और बढ़िया बताऊँगा। अब जब तक ये कर लो फिर लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखो, संथाल राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, इसका मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, संथाल मतलब संथाली राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, ध्यान देना। इसका मैं आंसर ऐसे बताऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरह से ना बहुत कम आया है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा, समझा देता हूँ। अगर आ जाए तो लिख देना। हुआ क्या, राजमहल के आसपास, राजमहल में जो ब्रिटिश राज कर रहे थे, है ना, उन लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल को साफ करने का फैसला किया, क्योंकि वो लोग जंगल को उजाड़ मानते थे। जंगल को साफ करने का फैसला किया। पहाड़िया लोगों से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम लोग अस्थायी कृषि करते हो ना, वो रहने दो, वो मत करो, और स्थायी कृषि मतलब परमानेंट कृषि करो, ठीक है। तुम्हें हम अधिकार देंगे, पैसे देंगे, लालच देंगे। वो लालच दे रहे थे एक तरह से। पहाड़िया लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम अस्थायी कृषि करेंगे, और जंगल को अपना वो निजी भूमि मानते थे। समझ में आ गया। तो उन लोगों ने मना कर दिया। अब ब्रिटिश ने क्या किया, संथाली लोगों को लालच दिया, उनको पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बुलाया, है ना, लालच दिया कि तुम लोगों को स्थायी कृषि जो तुम वहाँ करते हो अपने मैदानी इलाकों में, वो तुम यहाँ करो, जंगलों को साफ करके, ठीक है। समझ में आ गया। अब इससे क्या, वो पहाड़ी लोगों के जीवन को खतरा होने लगा, क्योंकि जंगल झाड़ साफ होगा, जंगल झाड़ पे वो निर्भर थे वो सारे, अब वो सारा साफ होने लगा। संथाली लोगों ने क्या किया, एक तरह से संथाली और पहाड़ी एक दूसरे का दुश्मन थे। संथाली ने बोला ठीक है भाई, हम करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश ने कह दिया था तुम्हें हम पैसा देंगे, भूमि देंगे रहने के लिए, ठीक है। इस वजह से ये फंस गए संथाली लोग यहाँ पे पहाड़ी की ओर आ गए, पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। अब आगे समझ में आ गया कैसे आया। अब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक विशेष जमीन दी गई, जिसे दामिन ए को बोला जाता है। दामिन ए को, एक भूमि दी गई जिसे दामिन ए को के नाम से जाना जाता है, जो संथाली लोगों के लिए विशेष रूप से थी, ठीक है। अब यहाँ पे संथाली लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगे, बसने लगे, इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो आबादी 40-50 गांव थे, वो बहुत ज़्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ गई। समझ में आ गया, हज़ारों में तब्दील हो गए। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए भाई। अब ब्रिटिश ने क्या किया, बुला तो लिया, सब कुछ देख लिया। अब जब देखा गृहस्थी बस गई, अब भाई इन पर दबाव बनाना शुरू करो, है ना। अब कहाँ जाएंगे। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ज़मीन को छीनना शुरू कर दिया, ठीक है। इन पर कर बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से ये इनके विरोध में उतर आए, संथाली ब्रिटिश के विरोध में उतर आए। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध क्यों किया। समझ में आया, मज़ा आ रहा है ना। देखो,
संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध क्यों किया? भाई अंग्रेजों ने ना जो संथालों को जो भूमि दामिन ए कोहो जो भूमि दिया था वो हाथ से निकलती जा रही थी। ऐसा महसूस हुआ किसको? संथालियों को, कि भाई जो हमें भूमि मिली है ना वो हमारे हाथ से निकल रही है, छीना जा रहा है हमसे। ठीक है, इस वजह से उनका विरोध होने लगा। दूसरा, साहूकार, अंग्रेजों ने बोला था हम कर नहीं लगाएंगे, तुमसे कर नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई साहूकार तो हमसे कर ले रहा है और ऊंचे दाम पर ले रहा है भाई। समझ में आ गया? तो इस वजह से भी इनका विरोध होने लगा। भाई अंग्रेजों ने हमें फंसा दिया, निकलो यहाँ से अब किसी न किसी तरह, भागो भाई। देखो ये हो गया। आगे क्या है? दूसरी ओर दामिनों को पर जमींदारों ने भी धावा बोल दिया। भाई जो जमींदार थे धावा बोलने का मतलब वो भी हड़पने लगे दामिने को, उनकी भूमि को। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ये रियलाइज हुआ, अरे बेटे मतलब अंग्रेजों ने ब्रिटिशों ने हमें फंसा दिया है ना, लालच देके यहीं फंसा दिया। आगे 1850 के दशक में संथालों को महसूस हुआ कि अपना आदर्श संसार हो जहाँ पे हमारा नियम कानून हमारा शासन हो, ये महसूस होने लगा सभी को, जिसकी वजह से क्या हुआ? सभी संथाली ब्रिटिश के खिलाफ उतर गए, उनके विरोध हो गए। समझ में आ गया? क्वेश्चन हमारा खत्म। मजा आया ना? आगे देखें, 2 नंबर का क्वेश्चन ये देता है, इसीलिए बता दे रहा हूँ। दामिने को क्या थी? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो बोल देना दामिने को ब्रिटिश द्वारा संथालों को दी गई भूमि थी, बस खत्म। 2 नंबर का है तो देखो क्या लिखोगे, ब्रिटिश द्वारा संथालों को राजमहल की तलहट्टी तलहट्टी क्षेत्रों में बसने के लिए 1832 में जमीन का एक बहुत बड़ा भाग मतलब इलाका संथालों को रहने के लिए सीमांकित किया गया, मतलब दिया गया स्पेशल, जिसे क्या नाम दिया गया? दामिन ए को। क्लियर है? मज़ा आया ना? ऐसे मज़ा आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर फिर जरूर करना फिर, ठीक है? और भी इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। समझ में आ गया दोस्तों? इससे ज़्यादा फालतू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? करो फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, बम्बई दक्कन के देहात का विद्रोह का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है? बम्बई दक्कन, दक्कन एक क्षेत्र है, दक्कन का पठार सुना हुआ, दक्कन क्षेत्र जो बम्बई में है। बम्बई में भी ना बहुत किसान जमींदारों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जैसे बंगाल में परेशान थे। समझ में आ गया? वैसे बम्बई में भी परेशान थे, मुंबई में, ठीक है? बम्बई में तो कहता बम्बई का दक्कन का जो देहात का विद्रोह इतना व्यापक कैसे था, मतलब इतना खतरनाक कैसे हुआ? देखना, समझना। शुरुआत से ही पता है हमें कि शुरुआत से ही जमींदार और किसान के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, है ना? हमेशा शोषण करते, अत्याचार करते। देखो, तो इसी के चक्कर में किसानों ने विद्रोह छेड़ा, ठीक है? जब ज़्यादा हो गया, इसकी शुरुआत देखो पूना से हुई, जो मुंबई में है, आधुनिक पुणे बोलते हैं, जहाँ अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि ये एक तरह से खास ना व्यापारी और बड़े बड़े साहूकारों के विरुद्ध ही था ये आंदोलन, बम्बई दक्कन का देहात का विद्रोह। देहात मतलब गांव का विद्रोह। समझ में आ गया? ये किसानों ने शुरुआत की थी साहूकारों के विरुद्ध। और इसकी शुरुआत 12 मई 1875 को ग्रामीण रैयत मतलब किसान, गांव के किसानों सभी इकट्ठे हो गए और साहूकारों से उनके बही खाते मतलब किसानों के जो खाते होते हैं ना, वो खाते और ऋण मतलब जिन पे सारा लिखा होता था, दस्तावेज, ठीक है? वो सब क्या मांग करके उन पर हमला बोल दिया और इनके सभी बही खातों को उन लोगों ने जला दिया। अब लोग कैसे पैसा लोगे? जो लिख के रखता था भाई इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा इसको दिया, ये लोग पता क्या करते थे? पैसा ले लेते थे, रसीद नहीं देते थे। लो भाई, अब किसानों का कितना सहेंगे? गुस्सा फूटा, बस उतार दिया सारा गुस्सा। फिर सारे भाई खाते इनके जला दिए, रसीद फसीद जितनी भी थी सब, इनके अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों का घर भी जला दिया। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कितना सताओगे? एक दिन जब उसका गुस्सा फूटेगा फिर आर या पार कर देगा, है ना? समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट है, यह विद्रोह कई जगह पर इतना खतरनाक हो गया, अहमदनगर तक भी फैल गया और 6500 वर्ग किलोमीटर तक इलाका इसके चपेट में आ गया। सोचो कितना खतरनाक था ये, है ना? इस विद्रोह में 30 से अधिक गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और सबका एक तरह से एक ही समान विद्रोह का जो
नज़रिया था एक ही समान था, क्या था? साहूकारों को मारना, साहूकारों से भाई खाते जला लेना, उनको लूट देना, उनके घर बार जला देना, क्योंकि साहूकार ना जीने नहीं दे रहे थे किसानों को। ठीक है, कभी कर देते थे, कभी नहीं देते थे, और देते थे तो बड़े बड़े ज़्यादा मूलधन वसूलते थे। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया? बम्बई दक्कन का विद्रोह इतना खतरनाक क्यों था? ठीक, कहाँ से शुरुआत हुई? हो जाएगा। अब भाई 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है, ये वाला है ना, पेपर में उलट पलट के देख लेना, आता ही आता है। दक्कन के रैयत मतलब दक्कन के किसान ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? मतलब नाराज क्यों थे बहुत ज़्यादा मात्रा में? ऋणदाता मतलब जो ऋण देते हैं, है ना। दक्कन के किसान ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, मतलब नाराज क्यों थे इतना ज़्यादा? देखो ऋणदाता क्या क्या करते थे, ऋण देने से ना मना कर देते थे। एक बार हुआ क्या, जब कपास की मांग बढ़ी तो ऋणदाताओं ने क्या कह दिया, भाई कपास उगाओ, ठीक है, और जब तुम ऋण मांगो तब हम तुम्हें देंगे, ज़्यादा ज़्यादा ऋण उगाओ, पैसे जब मर्जी तब बोलो लो, ठीक है, ये कह दिया। लेकिन जब उसकी मांग घटती गई कपास की, तो उन लोगों ने क्या किया, ऋण देने से मना कर दिया। ओ भाई तुरंत बदल गया, है ना, ऋण देने से मना कर दिया। अब किसानों की हालत हो गई खराब, तो इस वजह से ये इनके क्रुद्ध में थे, विरोध हो गई। फिर दूसरा क्या करते था भाई, मूलधन से अधिक ब्याज लेते थे ये लोग। जो ऋणदाता थे, ऋण देने वाले, कर्जा देने वाले किसानों को, ये क्या करते थे, मूलधन से अधिक ब्याज लेते थे। मतलब 100 रुपये देते थे ना, तो उसके बदले में 2000 वसूल लेते थे। सोचो 1900 रुपये का मुनाफा, इतना भाई डबल लेते, फिर भी दिक्कत होती है। किसान है, अमीर थोड़ी है, 100 के बदले 2000 रुपये वसूल रहे, बताओ, इतना ज़्यादा परेशान करते थे, तो क्यों नहीं क्रुद्ध होंगे बताओ। और क्या करते थे, देखो रसीद नहीं देते थे, है ना, किसान ज़्यादातर पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे ऋणदाता, जो कर देते थे वो भी, ब्याज देते थे, चुकाते थे वो भी, और जो नहीं देते थे वो भी, रसीद ही नहीं देता था किसी को। और वो कोई मांगता था किसान, ज़्यादातर नहीं मांगते, तो पढ़े लिखे होते नहीं, तो उनको पता ही नहीं था उनके क्या लिखा है। वो किसान दे भी देते थे ना, तो वहाँ पे लिख देता था भाई नहीं दिया है, क्योंकि उनको पढ़ना आता नहीं। अब इसी तरीके से वो दोबारा वसूल लेते थे, भाई देखो तुमने कहाँ दिया है, दिखा देते थे, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे वो लोग, डबल ट्रिपल करके उनसे वसूल लेते थे कर्जा। समझ में आ गया दोस्तों, है ना, मस्त समझ में आ रहा है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे क्वेश्चन में करते हैं फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इसीलिए समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान, मैं लिखूंगा नहीं इसका आंसर, पहले बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना और लिखते चलना, ठीक है। देखो, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, क्वेश्चन ये आता है। देखो, अमेरिकी गृह युद्ध मतलब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, तो क्वेश्चन समझना, भारत के किसानों का जीवन को कैसे प्रभावित किया, मतलब कैसे बदल दिया, ठीक है, समझना। देखो, सबसे पहले सूती वस्त्र कहाँ पे लगा, ब्रिटेन में लगा, ठीक है। तो ब्रिटेन को ना बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कपास चाहिए था, ताकि बना हुआ माल कपड़ा निर्यात कर सके। अब उसने क्या किया, अमेरिका जब देखा, अमेरिका में, है ना, अमेरिका क्या कर रहा था, भारी मात्रा में ब्रिटेन को, किसको, ब्रिटेन को क्या कर रहा था, कपास सप्लाई कर रहा था, ठीक है, भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास सप्लाई करने लग गया, ठीक है। अब वहाँ पे यार दोनों की अर्थव्यवस्था ठीक होने लग गई, भाई अमेरिका कच्चा माल निर्यात कर रहा है और आयात कर रहा है बना हुआ माल, ठीक है, ये हो गया। अमेरिका कपास निर्यात करता भारी मात्रा में ब्रिटेन को। अब एक दिन हुआ क्या, 1861 में ना अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, ठीक है। क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, समझ में आया। अब इसकी वजह से यहाँ पे स्थिति हो गई खराब, अब ये कपास निर्यात नहीं कर पा रहा था। अब भाई ब्रिटेन हो गया परेशान, भाई माल नहीं आ रहा है, कपास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अमेरिका एक तरह से बहुत ज़्यादा डाउन पड़ गया, कपास उगा ही नहीं पा रहा है, ना भेज पा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, ब्रिटेन हो गया परेशान, वो छानबीन करने लग गया, ठीक है। उसने कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की, भाई एक संघ की स्थापना की, कपास आपूर्ति संघ। उसका काम दिया गया कि
भारत में यहाँ विश्व में सर्च करना कि कौन कहाँ कहाँ कपास उगाया जाता है, उनसे बातचीत करके कपास लाना। अब पता लगा भारत का नंबर आया, भारत का, भारत के बम्बई क्षेत्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का, बम्बई दक्कन का। अब यहाँ के जमींदारों से बातचीत जब हुई, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल जलवायु है ना कपास के लिए, गुजरात महाराष्ट्र, तो यहाँ के ऋणदाताओं से बात हुआ जब ब्रिटेन वालों की, तो उन्होंने बोला भाई कपास अमेरिका जो हमें निर्यात करता था उसकी वो डाउन हो गया है, वो ठीक है, वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया है, समझ में आ गया, जिसकी वजह से वो आपूर्ति नहीं दे पा रहा है, हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो भाई तुम जितना बोलोगे उतना माल देंगे, है ना, एक का डबल देंगे, तो हमारी कपास को पूर्ति करो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दक्कन के ऋणदाताओं ने फ़ायदा उठाया। ऋणदाताओं ने किसानों को खुली छूट दे दी, भाई तुम लोग जब पैसा मांगो तब देंगे पैसा, जब ऋण मांगो तब देंगे, ठीक है, और 1 एकड़ ज़मीन पर कपास उगाने का 100 रुपये देंगे, ऐसा कह दिया भाई। अब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास उगाने लग गया भारत के किसान, दक्कन के किसान। क्वेश्चन वही तो है कि भारत में रैयत समुदाय का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, तो भारत के समुदाय में रैयत समुदाय किसानों ने भारी मात्रा में कपास उगाना शुरू कर दिया, कपास की स्थिति सुधरने लग गई, भारी मात्रा में इनको कर मरने लग गया, जब पैसा मांगो तब उपलब्ध होने लगा, ठीक है। अब जब अमेरिका की व्यवस्था सुधरने लगी ना, तो भारत का नंबर कटता चला गया। अब अमेरिका फिर से वहीं पर आ गया, ब्रिटेन को निर्यात करने लग गया कपास, भारत भाई पीछे फिर छूटने लग गया। अब जब भारत पीछे छूटने लगा तो ऋणदाताओं की हालत खराब, भाई अब डिमांड नहीं आ रही है, तो जब डिमांड नहीं आ रही तो ऋणदाताओं ने किसानों को कर देने से मना कर दिया। अब किसान भारी कर्ज में डूब गए भाई, क्योंकि बहुत सारा उधार ले रखा था, भारी कर्ज में डूब गए, समझ में आ गया ना, ये स्थिति रही। इस वजह से बहुत ज़्यादा इनके जीवन पर प्रभावित हुआ, समझ में आ गया, यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकानन कौन था तथा इसका नज़रिया कैसा था। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि बुकानन हमारे नज़रिए से अलग देखता था किसी भी चीज़ को। तो देखो, बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, एक चिकित्सक भी था, अधिकारी था, सारा ये क्या करता था, खोज रिसर्च वगैरह करता था। तो जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचा तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी इसने देखा, क्षेत्र आसपास के क्षेत्र, पत्थर वगैरह, वो जो भी चीज़ देखता था ना अट्रैक्टिव लगता था उसको, और बड़ा ही रोचक तरीके से देखता था। हम तो सीधा देखते भाई ये पत्थर है तो पत्थर है भाई है, ठीक है, लेकिन बुकानन अगर देखता था किसी भी चीज़ को तो भाई क्या है, क्यों है, कैसे है ना, समझ में आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा छानबीन करने वाला व्यक्ति था ये, सोच विचार करने वाला, समझ में आ गया, क्लियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमारा इस तरफ से चैप्टर खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी लाइक सब्सक्राइब मज़ा आया तो जरूर कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और फटाफट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों।